नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है समास यानी कंपाउंड। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा लें, क्योंकि आगे भी हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और समास के ही अन्य भेदों पर अलग अलग भी चर्चा करेंगे। आज के इस समास प्रकरण में मैं आपको पूरे समास का विवरण बताऊंगी, यानी जिस जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वे विषय हैं समास की परिभाषा, समास विग्रह, समास के सभी भेद यानी अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के उपभेद कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन सभी विषयों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मेल से बनने वाली नई शब्द रचना समास कहलाती है। अब आप यहाँ पर दो चीजें देख रहे होंगे। सबसे पहले है शब्दों और दूसरा है पदों। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। दरअसल शब्द कहते हैं वर्णों से मिश्रित सार्थक इकाई, यानी वर्णों से मिश्रित सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण जब पास पास आते हैं और उनसे एक मीनिंगफुल यूनिट यानी सार्थक इकाई बनती है तो उस यूनिट को, उस इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर। अब पद किसे कहते हैं। देखिए, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है। जैसे ईश्वर ने सभी जीवों को बनाया है। ये हमने इसी शब्द को, ये जो यहाँ पर ईश्वर शब्द है, इसी को यहाँ पर वाक्य में रखा है, यानी वाक्य में प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर ये चूंकि वाक्य में प्रयुक्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द न रह करके पद बन गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तो समास, अब हम फिर से समास पर आते हैं कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मेल से बनने वाली नई शब्द रचना समास कहलाती है। समास देखिए, सम जमा आस से मिलकर बना है, यानी इन दोनों शब्दों से मिलकर यह बना है। तो इसका अभिप्राय है शब्दों अथवा पदों को पास पास लाना। यानी जब दो शब्दों को हम पास पास लाते हैं तो पास पास लाने की वह जो प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को संक्षिप्तता कहा जाता है। तो एक बार हम इस पर जो परिभाषा लिखी हुई है उस पर जाएंगे। देखिए, सम जमा आस से मिलकर बना है। क्या समास, यानी समास सम जमा आस से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय है शब्दों अथवा पदों को पास पास लाना। यह जो शब्दों को पास पास लाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया कहते हैं प्रोसेस को। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को संक्षिप्तता की प्रक्रिया कहा जाता है। संक्षिप्तता की प्रक्रिया से बनाए जाने वाले यौगिक शब्द यानी शब्दों का जोड़ को समस्त पद अथवा सामासिक पद कहा जाता है। यानी जब अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय है कि जब दो शब्दों को पास पास लाया जाता है तो वह जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस है उसको हम संक्षिप्तता कहते हैं। संक्षिप्तता यानी उन दोनों को छोटा करना, यानी शब्दों को कम करके उनको पास पास लाना। तो ये जब शब्द आपस में पास पास आते हैं और उनका एक यानी दो या दो से अधिक शब्दों का जब एक पूरा यौगिक शब्द बन जाता है तो उस यौगिक शब्द को हम समस्त पद अथवा सामासिक पद कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है
ये बहुत देखने में बहुत और सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है। तो इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे कि आखिर ये समास है क्या। जैसे अब आप देखिए, चारपाई। ये चारपाई, ये दरअसल शब्द हैं, चार हैं पाए जिसके। तो ये जो इतने सारे शब्द हैं, इनको हम जब पास पास लाते हैं तो ये छोटा बन जाता है, यानी संक्षिप्त हो जाता है। इस संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, यानी समस्त पद कहते हैं। तो अब आप ये जो परिभाषा है, इसका अभिप्राय आप समझ गए होंगे। तो समास तो ये है, इसके अतिरिक्त समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह जब पास पास लाकर जोड़े हुए शब्दों को अलग अलग किया जाता है, तो इस अलग अलग करने की प्रक्रिया को, यानी उस अलग अलग करने के प्रोसेस को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि यह है चारपाई। तो ये समस्त पद है, यानी कि इन्हीं शब्दों को हम पास पास ला करके, हमने पास पास लाया है, तो पास पास ला करके ये चारपाई शब्द बना है। लेकिन समास विग्रह में हमने इन्हीं शब्दों को दूर दूर किया है, जिसमें हमने ये शब्द, दोनों शब्द जोड़े हैं, जिससे ये क्या बन गया है, समास विग्रह। उसी प्रकार से देखिए, यज्ञवेदी, ये एक समस्त पद है, यानी सामासिक पद। और यज्ञ के लिए वेदी, ये हमने इसका समास विग्रह कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि दरअसल समास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। समास की आवश्यकता कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने के लिए होती है, यानी कि जिसमें शब्दों का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए और थोड़े से शब्दों में ही वही अर्थ निकले जो हमने ज्यादा शब्दों से लिया था। तो समास की आवश्यकता, पहला है, समास की आवश्यकता कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने के लिए होती है, अर्थात जिसमें अर्थ वही हो परंतु कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो। यह शब्द प्रयोग की कमी दो तरह से हो सकती है। दो तरीके से हम शब्दों का कम प्रयोग कर सकते हैं। वो है, देखिए, पहला है, एक तो शब्द कम करके, जैसे उदाहरण है सुख और दुख। इसमें देख रहे होंगे आप, तीन शब्द हैं, सुख और दुख। इस समस्त पद, यानी ये जो है, इसमें जब हम इसको, ये समास विग्रह है, इसको जब हम समस्त पद बनाते हैं, यानी सामासिक पद बनाते हैं, तो हम शब्द को कम कर देते हैं, यानी इस और शब्द को हम कम कर देते हैं और तब हम इसे लिखते हैं सुख, ये हमने योजक चिन्ह लगाया, और दुख। तो जब इसको हम समास, ये समासिक पद है, इसको जब हम समास विग्रह करते हैं तो इस योजक चिन्ह के स्थान पर हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब हमने समासिक पद बनाया है तो आपने देखा होगा कि इन तीन शब्दों में से यहाँ पर हमने सिर्फ दो शब्दों का प्रयोग किया है, यानी शब्दों को हमने कम कर दिया। इससे भी वही अर्थ निकलता है, यानी चाहे हम इसे ऐसे लिखेंगे तो भी अर्थ वही निकलेगा जो सुख और दुख से निकलता है, यानी इससे भी वही अर्थ निकलता है जो इससे निकलता है, सुख और दुख से निकलता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि शब्दों को कम करने के लिए समास की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार की संक्षिप्तता है, दो शब्दों को पास में लाकर दोनों शब्दों के अर्थों से भिन्न एक तीसरा अर्थ देने से संबंधित है। एक नए अर्थ के लिए एक नए शब्द का प्रयोग न कर पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकाल लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गिरिधर। तो गिरिधर से एक नया अर्थ लिया गया, श्री कृष्ण, यानी गिरि को धारण करने वाला है जो। ऐसा कौन? श्री कृष्ण। अब हम ये जो श्री कृष्ण है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो यहाँ पर गिरि को धारण करने वाले ऐसे कौन? श्री कृष्ण। तो इन दोनों शब्दों से एक नया अर्थ श्री कृष्ण निकल गया है, इसलिए भी, यानी दो शब्दों से
नया अर्थ निकालने के लिए भी समास की आवश्यकता होती है कि हम कम शब्दों से ही नया अर्थ भी निकाल सकें। अब आप देखिए, हमने इससे पूर्व वीडियो में संधि के विषय में पढ़ा था। तो संधि के विषय में भी हमने इसी प्रकार कुछ बातें की थी कि जिसमें जोड़ ना किया जाता है, यानी कि हम जोड़ते हैं और उसमें विच्छेद में अलग अलग किया जाता है। लेकिन किसको? तो इसमें भी जब हम जोड़ने की और तोड़ने की यानी अलग करने की बात कर रहे हैं, तो अभिप्राय है कि फिर समास में संधि में अंतर क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अंतर समझाऊंगी कि सबसे पहला अंतर है, समास में शब्दों का मेल किया जाता है, यानी शब्दों का जोड़ किया जाता है, यानी शब्दों को पास पास लाया जाता है। जबकि संधि में वर्णों का मेल किया जाता है, यानी वर्णों को पास पास लाया जाता है। जैसे लंबा है उदर जिसका, ये समास विग्रह है और इसका समासिक पद बना लंबोदर। यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने दो या दो से अधिक शब्दों का मेल किया है, इसलिए हम इसे कहेंगे समास। लेकिन जहां तक संधि का सवाल है, तो उदाहरण देखिए, विद्या जमा आलय। यहाँ पर हमने विद्यालय शब्द जो बना है उसमें वर्णों का मेल किया है, यानी इसका आ यानी या का आ जमा आलय का आ मिलकर के बना है आ। तो यहाँ पर हमने शब्दों का मेल नहीं किया है, यहाँ पर हमने वर्णों का मेल किया है। तो समास में संधि में अंतर हो गया कि समास में शब्दों का मेल किया जाता है और संधि में वर्णों का मेल किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए, शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विक्रय कहा जाता है, जबकि वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहा जाता है। यानी देखिए, उदाहरण से हम समझाएंगे। हिमालय हिम जमा आलय, ये हमने संधि विच्छेद किया, यानी इस हिमालय को जब हमने, हिमालय शब्द है, इसका जब हमने संधि विच्छेद किया तो हमने वर्णों को अलग किया है और इसको हमने कहा है विच्छेद, विच्छेद करना। जबकि हमने यहाँ पर राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, यहाँ पर जो हमने किया है वो हमने शब्दों को अलग अलग करके लिखा है, तो उसको हम कहेंगे विग्रह करना। यानी संधि को जब हम वर्णों को अलग करते हैं तो उसे कहा जाता है विच्छेद, लेकिन समास में जब हम शब्दों को अलग करते हैं तो उसे कहा जाता है विग्रह। इसके अतिरिक्त देखिए, एक और नियम है कि जहां समास हो वहां जरूरी नहीं है कि संधि भी हो, क्योंकि संधि में शब्दों को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, जबकि समास में शब्दों को कम या अधिक किया जाता है। तो क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि हिमालय शब्द में ये हिम जमा आलय, इसमें हमने शब्दों को कम ज्यादा नहीं किया, लेकिन राजपुरुष इसमें हमने का को जोड़ करके शब्दों को बढ़ाया है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि समास में शब्द बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं, लेकिन संधि में शब्दों को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। अब हम समास के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी पूर्व में आपको बताया है कि क्या होता है समास। समास दो शब्दों या पदों का योग होता है। अब जिन हम दो शब्दों की बात या पदों की बात कर रहे हैं, तो इन दो पदों में जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे सामने एक उदाहरण है, यथाशक्ति। इस यथाशक्ति में यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है। ये पहला शब्द है यथा, जिसको हम पूर्व पद कहेंगे, और शक्ति इसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो यह भी कह सकते हैं कि पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों पदों में से
किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है। तो इसी अर्थ की प्रधानता के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों पद हैं, यानी पूर्व पद है और उत्तर पद है, इन दोनों में से किसी एक पद का अर्थ प्रमुख या प्रधान या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी आधार पर, यानी अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अब बहुत सारी हम किताबें देखेंगे तो उनमें समास के 6 भेद दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि समास के वैसे 4 ही भेद होते हैं, लेकिन एक तत्पुरुष समास जो होता है उसके उपभेद भी होते हैं। इसकी चर्चा हम फिलहाल बाद में करेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं कि अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, और वो 4 भेद कौन से हैं देखिए। सबसे पहला है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रधान हो, यानी जिसका पहला पद प्रमुख होता है, वह समास होता है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान नहीं होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रधान होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसमें दोनों शब्दों का अर्थ समान रूप से प्रधान होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और जिसमें दोनों ही शब्दों के मूल अर्थों से भिन्न तीसरा अर्थ प्रधान होता है, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है, वह समास होता है बहुव्रीहि समास। इस अनुसार, तो हम पिछली वाली स्लाइड पे जाएं। इस अनुसार जो हमने यहाँ पर कहा है कि समास के 4 भेद होते हैं, तो वे 4 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब जो प्रश्न था कि जो किताबों में हम समास के 6 भेद देखते हैं, वे 6 भेद कैसे होते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगी कि उन किताबों में कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी समास के भेदों में ही माना जाता है। इस अनुसार उनके 6 भेद बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 समास हैं, यानी कर्मधारय समास और द्विगु समास है, वह दरअसल तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद हैं। अब हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास की चर्चा करेंगे। देखिए, अव्ययी भाव समास के कुछ नियम होते हैं, जिनमें सबसे पहला नियम है जिसका पूर्व पद अव्यय होता है, यानी अव्ययी भाव समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है। और अव्यय क्या होता है? देखिए, अव्यय उसे कहते हैं जिसका व्यय अर्थात विकार नहीं होता, जैसा कि इसके नाम से ही अव्यय यानी जिसका व्यय नहीं होता, यानी जिसमें या जिसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन होना संभव नहीं होता, वह जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि देखिए, दूसरे नियम के अनुसार जिसका पहला पद प्रधान होता है, यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, जैसे यथासंभव, ये एक शब्द है, इसमें पहला पद है यथा और वह अव्यय है, तथा इसका अर्थ भी प्रधान है क्योंकि इसका अर्थ है जैसा संभव हो सके। यहाँ संभव हो सकना जैसा शब्द पर निर्भर है, इसलिए चूंकि जैसा ये यथा शब्द का अर्थ है, इसलिए यथा शब्द पूर्व पद होने के कारण से वह पूर्व पद प्रधान है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पूर्व पद
प्रधान होता है। तीसरा नियम है, इस समास में दोनों शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वह भी अव्यय ही होता है। अब इस समास के कुछ उदाहरण देखिए कि सबसे पहले आपके सामने है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। दूसरा है आजन्म, इसका समास विग्रह है जन्म से लेकर। यथामति, जिसका समास विग्रह है मति के अनुसार। इसी प्रकार आमरण, जिसका समास विग्रह है मृत्यु तक। प्रतिदिन, जिसका समास विग्रह है प्रत्येक दिन। और आजीवन, जिसका समास विग्रह है जीवन भर। अन्य उदाहरण देखिए, प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। बेशक, जिसका समास विग्रह है बिना शक। हर घड़ी, समास विग्रह है प्रत्येक घड़ी। और बेखटके, जिसका समास विग्रह है बिना खटके। अब इसमें एक चीज और होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। यानी जब एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तो उसके कारण जो समस्त पद बनता है वह भी अव्ययी भाव समास ही कहलाता है। जैसे रातों रात, यानी इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक ही शब्द है रात और दोबारा हमने रात लिखा है, यानी शब्द की आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है हाथों हाथ, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, यह इसका समास विग्रह है। एक अन्य शब्द देखिए घड़ी घड़ी, यहां पर भी इनकी आवृत्ति हुई है, यानी घड़ी शब्द की आवृत्ति हुई है। यानी आवृत्ति होना होता है यानी शब्द को एक बार फिर से लिखना। तो इस प्रकार इसका भी समास विग्रह है हर घड़ी। गली गली, जिसका समास विग्रह है एक गली से दूसरी गली में। और दर दर, जिसका समास विग्रह है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसके भी कुछ नियम हैं, देखिए। पहला है तत्पुरुष का अर्थ ही है उसका पुरुष, यानी यहां पर आप शब्द देख रहे होंगे, ये जो तत्पुरुष है, तत् में तत् शब्द का अर्थ है उसका और पुरुष का अभिप्राय है पुरुष। यानी इस शब्द का जो अर्थ है वह हो गया उसका पुरुष। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। यहां राजकुमार शब्द में दूसरा पद कुमार है, अतः वह प्रधान है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस समास में यानी तत्पुरुष समास में पहला शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर होने के कारण दूसरा शब्द यानी उत्तर पद प्रधान होता है। यानी जैसे कि राजकुमार, ये एक पूरा शब्द है, तो इसमें कुमार शब्द दूसरा शब्द है, इसलिए दूसरा शब्द उत्तर पद होने के कारण से उत्तर पद प्रधान होता है। फिर इसमें एक नियम है, इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्हों, जैसा कि आप कारक के विषय में जानते हैं कि कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, पृथक यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, और अधिकरण में पर। संबोधन, इसमें संबोधन भी होता है जिसमें संबोधन का चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। तो यहां पर हमने उन कारक चिन्हों को लिया है। तो कारक चिन्ह कर्म को यानी को, से यानी करण से, जिसको जो होता है करण कारक दरअसल होता है साधन अर्थ में। और इसके पश्चात संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए। आपादान से, जो कि होता है अलग होने के अर्थ में, तो आपादान का जो कारक चिन्ह है से वह। संबंध का के की, यानी संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, के और की। तथा अधिकरण,
अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में तथा पर का लोप कर दिया जाता है। यानी कि जब समास विग्रह किया जाता है तो हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इनका सामासिक पद बनता है तो इन चिन्हों का, इन सभी कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। इस प्रकार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। और चूंकि आपने देखा होगा कि अभी मैंने जब कारक चिन्ह बताए तो कारक चिन्ह 8 थे, यानी कर्ता और संबोधन को भी उसमें सम्मिलित किया गया था। यानी कारक में कर्ता कारक भी होता है और संबोधन कारक भी होता है। लेकिन जब हम बहुब्रीहि समास बनाते हैं तो बहुब्रीहि समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो अब हम तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के हिसाब से 6 भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जिसका कारक चिन्ह है को। इस चिन्ह का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो लोप कर दिया जाता है और समास विग्रह करते समय इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, स्वर्ग प्राप्त, ये सामासिक पद है और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो होता है स्वर्ग को प्राप्त। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो को चिन्ह है ये हमने बाद में लगा दिया। इसी प्रकार शरणागत, शरण को आया हुआ, वनगमन, वन को गमन, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये क्षमा कीजिए, यहाँ पर ये श आधा लिखा हुआ है, लेकिन ये श यहाँ पर पूरा होता है। ये हम बाद में करेक्शन में ठीक कर देंगे। यहाँ पर ये जो श है ये पूरा है, तो ये शब्द बनेगा यश प्राप्त। ये जिसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। इसी प्रकार सर्वज्ञ, यानी सबको जानने वाला। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी समास विग्रह किए गए हैं उन सभी में को चिन्ह लगाया गया है और को चिन्ह कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए ये समास हुआ कर्म तत्पुरुष समास। आगे देखिए, करण तत्पुरुष समास। करण कारक के 2 चिन्ह होते हैं, एक होता है से और दूसरा होता है के द्वारा। जब इन चिन्हों का लोप करके समास बनता है तो वह करण तत्पुरुष समास बनता है, यानी उसको हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। तो इसमें आप देखिए कि जब हम समासिक पद बनाते हैं तो इन चिन्हों का, यानी से और के द्वारा चिन्हों का लोप कर दिया जाता है और जब हम समास विग्रह करते हैं तो इन चिन्हों को लगा दिया जाता है। अब उदाहरण से देखिए, मन माना, मन से माना हुआ। यहाँ पर से जो है वह करण कारक का चिन्ह है और हमने समास विग्रह में उसको लगा दिया है, यानी जोड़ दिया है और समासिक पद में इसका लोप कर दिया है। इसी प्रकार ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। यहाँ पर हमने के नहीं लगाया है, यदि हम के लगा भी देते तो भी बात एक ही थी। हम इसे ईश्वर द्वारा दिया गया, दिया हुआ भी लिख सकते हैं और ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भी लिख सकते हैं। श्रम साध्य, श्रम से साधा हुआ। सूर रचित, सूरदास द्वारा रचित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या किया हुआ। गुण युक्त, गुण से युक्त और रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। यहाँ पर ये करण तत्पुरुष समास है और ये सभी आप उदाहरण देख रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में ये जो है ये समास विग्रह है और यहाँ पर ये जो सभी शब्द लिखे हुए हैं ये सामासिक पद हैं। तो इन सभी सामासिक पदों में करण कारक के चिन्ह का लोप कर दिया गया है और यहाँ पर समास विग्रह में कारक चिन्हों को लगा दिया गया है। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह है के लिए,
जिसका हम समासिक जब समास विग्रह करते हैं तो जोड़ दिया, इसको हम जोड़ देते हैं के लिए को, और जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो हम उसका लोप कर देते हैं। तो इस तरह उदाहरण देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देवालय, देवता के लिए आलय। ये सभी आप देख रहे हैं कि ये सभी जो हमने लिखे हैं जिनमें हमने कारक चिन्ह को लगाया है, यह है समास विग्रह। जबकि जब हमने इनका सामासिक पद देखा है तो सामासिक पद में आप देख रहे होंगे कि कारक चिन्ह नहीं लगाया गया है, यानी कारक चिन्ह का लोप कर दिया गया है। तो जिस समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप कर दिया जाता है वह होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इससे आगे देखिए, चौथा है, यानी जो चौथा प्रकार है तत्पुरुष समास का, वह है आपादान तत्पुरुष समास। और इस आपादान तत्पुरुष समास में आपादान कारक का चिन्ह से, जो कि अलग होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और भयभीत होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, उसका लोप हो जाता है। हम इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए, जन्मा अंध, जन्म से अंधा, भयभीत, भय से भीत, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुणों से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे होंगे कि जन्म से अंधा, ऋण से मुक्त, गुणों से हीन, रोग से मुक्त और देश से निकाला। इसमें दरअसल यह अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एवं भय से भीत, यह डरने के अर्थ में से कारक चिन्ह यानी करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि इसमें परिभाषा है, नियम है, नियम के अनुसार आपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और भयभीत होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। उस कारक चिन्ह का जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्ह का लोप कर देते हैं, लोप हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सारे जन्मांध, भयभीत, ऋण मुक्त, गुणहीन, रोग मुक्त और देश निकाला, ये जो सभी शब्द हमारे सामने लिखे गए हैं, यानी ये सभी सामासिक पद जो हैं, उन सभी में हमने से इस चिन्ह का लोप कर दिया है। आगे देखिए, संबंध तत्पुरुष समास। तो जैसा कि संबंध कारक के चिन्ह है का, के, की, का लोप हो जाता है, यानी कि जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उन सामासिक पदों में इन तीनों चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, जैसा कि गंगा जल, गंगा का जल, सेनापति, सेना का पति, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़ और नरेश, नरों के ईश। यहाँ पर ये सभी जो पद हैं वे सभी सामासिक पद हैं। तो इनमें जो कारक के चिन्ह हैं उनका हमने लोप कर दिया है, जबकि समास विग्रह जब हमने किया है तो इन सभी समास विग्रहों में हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक के चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे कविराज, कवियों में राजा, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, वनवास,
वन में वास, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, आप बीती, आप पर बीती हुई, और ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। यहाँ पर ये सभी जो पद हैं ये अधिकरण तत्पुरुष के पद हैं और इन सभी में अधिकरण कारक का हमने कारक के चिन्हों का लोप कर दिया है। जबकि जब हमने इन सभी में यानी जब हमने इन सभी का समास विग्रह किया है तो कारक के चिन्हों को हमने फिर से यहाँ पर जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार से जब समासिक पद बनता है तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और जब समास विग्रह होता है तो हम कारक चिन्हों को जोड़ देते हैं। इसके पश्चात देखिए, ये जो अभी तक हमने देखे थे वे तत्पुरुष के भेद थे। अब हम दो तत्पुरुष के उपभेद की भी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो सबसे पहले कर्मधारय समास को देखिए। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का अथवा उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर विशेषण विशेष्य का संबंध क्या होता है और दूसरा उपमान उपमेय का संबंध क्या होता है। तो जो विशेषण विशेष्य है, सबसे पहले विशेषण होता क्या है? विशेषण होता है जो विशेषता बताई जाती है, यानी वाक्य में कर्ता की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी कर्ता की विशेषता बताई जाती है तो कर्ता पद विशेष्य कहलाता है और जो विशेषता बताई जाती है वह पद विशेषण कहलाता है। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जाता है यानी इन दोनों के विषय में बताया जाता है वह समास कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार से एक संबंध और होता है उपमान उपमेय का संबंध, यानी उपमान होता है जिससे उपमा दी जाए और उपमेय जिसे उपमा दी जाए। तो यह भी एक प्रकार का संबंध है। तो तात्पर्य यह हुआ कि कर्मधारय समास में इन दोनों प्रकार का संबंध बताया जाता है। पहला संबंध होता है विशेषण विशेष्य का संबंध और दूसरा संबंध होता है उपमान उपमेय का संबंध। इसका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है जो और रूपी इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम उदाहरण से इसको समझेंगे। पीतांबर, पीतांबर में आप देखिए जब हमने समास विग्रह किया है तो है पीला है जो अंबर। यहाँ पर इस नियम के अनुसार कि जिन विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है जो और रूपी इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने किया है जो शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, इसलिए यह जो समास विग्रह है और इसका जो ये समासिक पद है यह कर्मधारय समास में बन जाता है, यानी यह एक कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। भव सागर, भव रूपी सागर। महाराज, महान है जो राजा। कनकलता, कनक के समान लता। यहाँ पर हमने, आप ये देख रहे होंगे कि हमने तीनों यानी इससे पूर्व जिन तीनों शब्दों की हमने चर्चा की है उन तीनों को लगा करके यहाँ पर हमने समास विग्रह किया है। पीला है जो में ह जो, मुख रूपी चंद्र में रूपी और कनकलता में के समान, इन तीनों का ही हमने प्रयोग करके आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद होता है द्विगु समास, जिसमें नियम होते हैं। पहला नियम है इस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है और पूरा समास समूह अथवा समाहार का बोध कराता है। और दूसरा नियम है विग्रह करते समय इस समास में समूह
अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे देखिए, पहला जो नियम था उसके अनुसार था कि पहला शब्द संख्यावाचक होता है, यानी संख्या यानी नंबर्स कि 1, 2, 3 आदि नंबर, जितने भी नंबर हम कह सकते हैं उन सभी नंबरों की चर्चा की जाती है। यानी पहला जो पद होता है यानी पहला शब्द वह संख्यावाचक होता है, यानी संख्या को कहता है, संख्या को बताता है। जैसे कि आप देखिए, पहला है पंचवटी। यहाँ पर पहला जो शब्द है वह है पंच यानी 5 और यह एक संख्या है। और जैसा कि आप इसका समास विग्रह देख रहे हैं और नियम के अनुसार आप देख रहे हैं कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप उदाहरण में देखिए, यहाँ पर हमने 5 वटों का समूह, हमने समूह शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में देखिए, 700 700 दोहों का समाहार, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समाहार, 2 पहर 2 पहरों का समूह, नव ग्रह 9 ग्रहों का समूह और शताब्दी 100 अब्दों का समूह। यहाँ पर जैसा कि नियम में आपने देखा कि पहला पद यानी पहला शब्द संख्यावाचक होता है, तो जैसा कि आपने सारे उदाहरणों में देखा है कि पहला शब्द संख्यावाचक है यानी नंबर बताता है। और जैसा कि आपने दूसरा नियम देखा कि क्षमा कीजिए कि दूसरे नियम में देखा कि जब कभी हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर विग्रह किया है और प्रत्येक विग्रह में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग भी किया है। अब समास का अगला भेद है द्वंद्व समास। इस समास में जैसा कि हमने पहले जब हमने समास के भेदों की चर्चा की थी और भेदों को कहा था कि कितने भेद होते हैं, और तब बताया था कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। तो इस समास की विशेषता है कि इस समास में दोनों ही पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। दूसरा है, विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और, तथा, या, अथवा शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण से देखिए, भाई बहन ये समासिक पद है जिसमें हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, और जब हमने इसका समास विग्रह किया है तो हमने किया है भाई और बहन, यानी कि नियम के अनुसार हमने और शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब देखिए, लाभ हानि इसका समासिक यानी समास विग्रह है। लाभ या हानि, राजा रंग यानी राजा और रंग, नर नारी, नर या नारी, छोटा बड़ा, छोटा अथवा बड़ा, अच्छा बुरा यानी अच्छा और बुरा। जैसा कि नियम में आपने देखा कि विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में और, तथा, या, अथवा इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार आप देख रहे हैं कि इन सभी समास विग्रहों में यानी ये जितने भी हमने सामासिक पद का समास विग्रह किया है उनमें हमने और, या, अथवा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। अब चौथा समास है बहुव्रीहि समास। इसमें समास का नियम जैसा कि है, इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं, अर्थात कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं। जैसा कि हम अब आप
ये समझ रहे होंगे कि ये जो नियम है, इस नियम से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो स्पष्ट करने के लिए मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो पद हैं हमारे सामने। पहला पद है नील और दूसरा पद है कंठ, लेकिन ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे शब्द के लिए कहते हैं। यानी कि यहां पर हमारा जो तीसरा शब्द है वह है शिव। यानी ये जो दोनों शब्द हैं, ये शब्द, दोनों शब्द मिलकर के इस तीसरे अर्थ के विषय में कह रहे हैं। यानी यहां पर ये दोनों शब्द प्रधान नहीं है, अपितु यह तीसरा अर्थ प्रधान है। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा नियम है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको उदाहरण से समझाया, दिए गए दोनों पद तीसरे पद के विशेषण होते हैं। यानी ये जो नील और कंठ, ये जो दोनों पद हैं, ये विशेषण है और विशेष्य क्या है? शिव। तो क्योंकि ये दोनों पद मिलकर के शिव के विषय में कह रहे हैं, इसलिए ये दोनों पद यानी नील और कंठ, ये दोनों पद विशेषण का काम करते हैं। और जिसके विषय में कहा हुआ है, यानी जो अर्थ बाद वाला है, यानी तीसरा अर्थ जो है वह है विशेष्य। तो इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण देखिए। गिरिधर, यहां पर पूर्व पद है गिरि और उत्तर पद है धर। ये दोनों शब्द मिलकर के श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं, इसलिए यहां पर श्री कृष्ण जो है वह प्रधान है। तो जैसा कि आप नियम में देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं होते, अपितु तीसरा अर्थ जिसके विषय में दोनों शब्द कहते हैं वह तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। तो जैसा कि इन उदाहरणों में आप देख रहे होंगे कि नीलकंठ में शिव अर्थ प्रधान है, गिरिधर में श्री कृष्ण अर्थ प्रधान है, तीसरा शब्द है लेकिन यह तीसरा ही शब्द प्रधान है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। यहां पर भी त्रि जो कि पहला शब्द है यानी पूर्व पद है, लोचन जो कि दूसरा शब्द है यानी उत्तर पद है, ये दोनों शब्द मिलकर के एक तीसरे अर्थ को देते हैं। यानी तीसरा अर्थ कौन? शिव। इसलिए ये दोनों जो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये विशेषण है। लेकिन किसके विशेषण है? तीसरे पद यानी शिव के विशेषण है। तो शिव यहां पर हो गया विशेष्य। इसलिए नियम के अनुसार जहां पर दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण का काम करते हैं और तीसरे ही अर्थ को कहते हैं, यानी तीसरा अर्थ जिस समास में प्रधान होता है वह समास होता है बहुव्रीहि समास। इसके हम अन्य उदाहरण देखें। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। यहां पर आप देख रहे होंगे चतुर यानी चार और भुज, भुज यानी भुजाएं। तो चतुर शब्द है वह है पूर्व पद और भुज शब्द है उत्तर पद, और दोनों शब्द विशेषण है, लेकिन जिसके विशेषण का काम कर रहे हैं वह है विष्णु। इसलिए यह कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार देखिए गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। निशाचर, निशा में चलता है जो, अर्थात राक्षस। यहां पर निशा और चर ये दोनों ही शब्द इस शब्द का अर्थ देते हैं, यानी इस शब्द के लिए विशेषण का काम करते हैं। तो यहां पर भी जो समास हुआ वह हुआ बहुव्रीहि समास। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा कि हमने देखा था कि कई बार कर्मधारय में भी वही उदाहरण हम देते हैं जो कि बहुव्रीहि में दिया जाता है, और द्विगु समास में भी वही उदाहरण दिया जाता है जो कि बहुव्रीहि समास में भी दिया जाता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इन तीनों समासों में क्या अंतर है। तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगी। कर्मधारय व द्विगु समास में एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद विशेषण होते हैं।
और तीसरा पद विशेष्य होता है। एक ही समस्त पद में यानी एक ही समासिक पद में मैं इन तीनों रूपों को आपको दिखाना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी किस प्रकार से जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह से पता चलता है हमें कि यह कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है। जो भी समास होता है उसी के अनुसार दरअसल हम उस सामासिक पद का समास विग्रह कर देते हैं। जैसा कि उदाहरण से देखिए, यहां पर हमारे सामने एक समासिक पद है दशानन, जिसके हमने तीनों समास विग्रह किए हुए हैं, यानी तीनों समासों में समास विग्रह किए हुए हैं। पहला समास विग्रह है 10 हैं जो आनन, यानी कि जैसा कि कर्मधारय में हमने समास विग्रह में कहा था कि समास विग्रह करते समय है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह हमने यहाँ पर किया हुआ है। यानी कि इस अनुसार, इस समासिक विग्रह के अनुसार ये जो समास हुआ वह हुआ कर्मधारय समास। अब दूसरा देखिए, 10 आननों का समूह, यानी इस दूसरे में 10 आननों का समूह। यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रथम शब्द जो है वह संख्यावाची है और जब हमने इसका समास विग्रह किया है तो समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर समूह शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए इस समास विग्रह के अनुसार यह जो समास हुआ वह हुआ द्विगु समास। और जैसा कि बहुव्रीहि समास का नियम होता है कि हम इसका समास विग्रह देखिए, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यानी कि दोनों शब्द जब किसी अन्य यानी तीसरे अर्थ को देते हैं, यानी दोनों शब्द जब किसी तीसरे अर्थ के विशेषण बनते हैं तो वह समास होता है बहुव्रीहि समास। तो यहां पर यह जो समास विग्रह हमने किया है यह हमने बहुव्रीहि समास का समास विग्रह किया है। तो अब आप इन तीनों समासों में यानी कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होते हैं, यह मेरा अनुमान है आप समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप कृपया इसे लाइक करें और इस पर अपने कमेंट्स भी लिखें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वह बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए और हमें आगे काम करते रहने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आप कृपया करके अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।